हेलो बच्चों। तो वेलकम है इस चैनल पे आपका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। तो क्या समझते हैं बच्चों चेंजिंग अर्थ? क्या लगता है आपको, क्या चेंज हो रहा है अर्थ पे? क्या ये पतली हो रही है, मोटी हो रही है, ये दब रही है, क्या हो रहा है? चलो आज मैं बताती हूँ कि हमारी अर्थ कैसे चेंज हो रही है और कैसे चेंज होती आई है सदियों से। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। तो ये एक्टिविटी है क्या असल में? तो हमें इस एक्टिविटी में करना ये है बच्चों कि एक पतीले में आपने देखा होगा अक्सर कि मम्मा पानी भर देती हैं पतीले में, और अगर हम उसके अंदर कुछ डाल दें तो होगा क्या, जैसे ही आग लगेगी वैसे ही जो पेटल है जो भी होगा वो ऊपर आने लगेगा, और जैसे ठंडा होगा तो वापस नीचे चला जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो उसी तरह होता क्या है बच्चों कि ऐसे ही हमारे पास होता है मैग्मा। हमारी धरती होती है कैसी, वो गोल तो नहीं है पूरी, पर ठीक है, अभी गलत बन गया ये थोड़ा सा, मतलब लाइक दिस शेप। तो हमारी अर्थ पे ये अंदर का भाग है। तो ये जो होगा ये कट, इसके अंदर हमने सेंटर पे बहुत गर्माहट होती है। तो होता क्या है, हमारा जो मैग्मा होता है यहाँ भरा पड़ा, तो होता क्या है, ये मैग्मा हमारा इसी तरह फ्लोट करने लगता है। क्या होता है, गर्मी से ऊपर जाएगा मैग्मा, फिर नीचे आएगा, और ये जो प्लेट्स होती हैं, ये जो कठोर भाग होता है वो भी कई भागों में डिवाइडेड होता है, डिफरेंट डिफरेंट भागों में। तो होता क्या है, ये जो मैं फिर से आपको कठोर भाग बना के एक मिनट नीचे दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारा बिल्कुल सेंटर का भाग है, और और ये रहा मैग्मा, और ये रही हमारी वो जो कठोर वाला भाग है, इस पे हम रहते हैं। और ऐसे पानी में जो महासागर होते हैं वैसे ही उसमें भी होता है ऐसे ही भाग। तो होता क्या है, ये जो भाग होता है वो छोटी छोटी टुकड़ों में टूटा होता है, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और वैसे अलग अलग प्लेट्स होती हैं। तो इन सब उसको कहते हैं, वो जो ऊपर वाला कठोर भाग होता है उसको हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसको कहते हैं लेथोस्फेयर। इसको कहते हैं लेथोस्फेयर। और ये जो प्लेट्स होती है टूटी टूटी, जो इसी लेथोस्फेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसको कहते हैं लेथोस्फेरिक प्लेट। तो ये होगा क्या, जब ये मैग्मा ऐसे घूमेगा तो इन प्लेट्स को भी तो लेके गिर जाएगा ना थोड़ा थोड़ा दूर। तो होता क्या है, ऐसे ही ये मैग्मा घूमता रहता है और इन प्लेट्स को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कराता रहता है। तो एक बार हम पढ़ के भी देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं किया हमने। द लेथोस्फेयर इज अ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लेथोस्फेरिक प्लेट. You will be surprised to know that these plates moves around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the melted magma inside the earth. This melted magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. तो ऐसे ही जो लेथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये कैसे मूव करती हैं, हमारी ये जो मैग्मा मूव करता है उसकी वजह से लेथोस्फेरिक प्लेट्स भी हमारी मूव करती रहती हैं अर्थ का सरफेस वाली। ऊपर वो बहुत बहुत छोटे मात्रा में, यानी मिलीमीटर्स में, पूरे साल में सिर्फ मिलीमीटर्स मूव करती है, इस वजह से हमें ज़्यादा दिखता नहीं है। और होता क्या है, दीज मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. The earth moves are divided on the basis of the force which causes them. तो होता क्या है बच्चों कि ये जो अर्थ मूवमेंट होती है ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जिसकी अगर हम पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो ज़्यादा तेज़ मूवमेंट होगी, और ऐसे ऐसे कई तरह की मूवमेंट होती है। तो हम इसकी फोर्स पर डिपेंडेंसी होती है कि हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कितना किस तरह का फोर्स है, ये किस तरह से हो रहा है वो, तो इस पर भी डिपेंडेंसी होती है। तो ये हम कैसे डिवाइड करते हैं कि कौन सा कैसा होगा, तो हमें डिवाइड करने की बहुत ज़रूरत होती है ना पढ़ने के लिए, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्स. तो जो अर्थ के अंदर फोर्सेस होते हैं, जिसके अर्थ के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं अर्थ पे, उसको क्या कहते हैं हम, एंडोजेनेटिक फोर्स. द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स. तो जो सरफेस के ऊपर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स. सरफेस जिस भी तरह से चेंज हो, या तो अंदर की तरफ से चेंज हो सकता है या तो बाहर से चेंज हो सकता है, तो इसी तरह जो अंदर मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और जो बाहर से मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से चेंज होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स.
तो होता क्या है, अर्थ मूवमेंट को कितने में डिवाइड किया हमने, दो तरीके से, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो जो सडन मूवमेंट, इसको भी हम और भी डिवाइडेड करते हैं। एक्सोजेनिक, अंदर जो मूवमेंट है, जो पानी में मैंने बताई कि अगर पानी गर्म करेंगे तो दो तरीके से गर्म कर सकते हैं, एक बहुत तेज़ी से गर्म कर दिया, हल्के मूवमेंट कर से गर्म किया। तो होता क्या है, जब अचानक से जो हमें गैस चीज कर दी और अचानक से बहुत तेज़ी से उबलने लगा पानी, तो और क्या बोलते हैं, अचानक से मूवमेंट हुई, सडन मूवमेंट, सडन फोर्स क्रिएट हुए, तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, वल्केनो आता है, लैंडस्लाइड आता है। कैसे होगा, अगर अर्थ है और उसमें अचानक से मूवमेंट क्रिएट होने लग जाए, तो सरफेस अचानक से मूव होने लग जाए, तो क्या होगा बच्चों, उससे क्या होगा, हमारी जो ऊपर जो बिल्डिंग्स वगैरह वो हिलने लगेगी, क्योंकि अचानक से, अगर हम समझ लो आप गाड़ी में जा रहे हो, तो गाड़ी में भी जाते रहते हो, अगर मूवमेंट होती रहती है हमेशा, तो आपको लगता है कि नहीं आप सब कुछ आप अपने आसानी से कर सकते हो, पर जैसे ही अचानक से स्पीड चेंज हो गई या रुक गई गाड़ी, तो क्या होता है, हमारा वो हमें को झटका लगता है। तो वही झटके जो क्रिएट होते हैं अलग अलग तरीके से, उसको अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है, जब पहाड़ अचानक से गिर जाता है या ऐसा कुछ होता है, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। वोल्केनो तो आपको पता है, जब आग निकलने लगती है एक पर्वत की शिखर से, तो और क्या बोलते हैं, वोल्केनो देखा ही होगा आपने, अभी दिखा भी देंगे। और अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब धरती हिलने लगती है। और दूसरे तरीका का होता है डिस्ट्रॉफिक फोर्स। ये कैसे होता है, ये थोड़े थोड़े मूवमेंट हो रहा होता है और प्लेट्स आपस में टकरा रही होती हैं, दूर जा रही होती हैं, तो इससे धीरे धीरे जो सालों भर में, सालों और बहुत सालों में जो होता है चेंजेस, जिसकी वजह से हमारा बनता है माउंटेन। होता क्या है माउंटेन बिल्डिंग में, मैं आपको बताती हूँ। माउंटेन बिल्डिंग में हमारा होता है, देखो बच्चों, समझ लो ये एक प्लेट है और ये एक और प्लेट है। होगा क्या, जब ये प्लेट पास आ रही होगी, तो ये दोनों प्लेटें आपस में ऐसे टकराएंगी, तो धीरे धीरे क्या करने लगेंगी, उठने लगेंगी। जैसे हम दो किताबें ले लेते हैं और अगर दोनों को एक साथ लाएंगे, आप एक एक्टिविटी करके देखना, ये वाली दोनों को साथ में लाते रहेंगे, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर तक जाता रहेगा। तो इससे क्या होता है, हमारी माउंटेन बिल्डिंग होती है। राइट बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। क्या होता है इसके अंदर, हमारे सरफेस में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं अर्थ के। होता क्या है, हमारी अर्थ से कहीं से कोई जो मिट्टी के कण होते हैं वो उड़ के या किसी तरीके से इरोजन के थ्रू हमारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, जिसको डिपोजिशन कहते हैं। जब जिस जगह पे पहुंच जाता है उसको डिपोजिशन पहुंचती, जमना। और इरोजन का मतलब होता है एक जगह से हटना, तो एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे जाना। इससे क्या होता है, लैंडस्लाइड्स में चेंजेस आते हैं। ये किस किस तरीके से होता है, रिवर की मदद से होता है, विंड की मदद से होता है, सी वेव की मदद से होता है और ग्लेशियर्स की मदद से होता है। मतलब कि एक जगह से मिट्टी या एक जगह से जो स्लाइड है, जो लैंड का टुकड़ा है, वो एक दूसरी जगह पे कैसे जा सकता है, एक तो रिवर के थ्रू जा सकता है पानी से बहकर, या तो विंड के थ्रू हवा से बहकर, या तो सी वेव्स के जो सीधी लहरें आती हैं एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें उठा कर ले जाती हैं, उससे भी होता है। और ग्लेशियर्स, बर्फ़ की जो चट्टानें होती है इतनी भारी भारी, उससे भी होता है। Endogenic force sometimes produce sudden movements and at the other time produce slow movements. Sudden movements like earthquake and volcano cause mass destruction over the surface of the earth. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सडन मूवमेंट जब होगी, जो कि अर्थक्वेक और वोल्केनो क्रिएट करती हैं, वो क्या करेंगी, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, बहुत लार्ज डिस्ट्रक्शन। हाँ, तो क्या करेंगी वो अर्थक्वेक और वोल्केनो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं मास डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ी मात्रा में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, वो वर्ड कैसे आया था, देखो एंडो, एंडो का मतलब होता है हमारा इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर। तो एंडोजेनिक, जेनिक का मतलब होता है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन जहाँ से जन्मा है वो। तो एंडोजेनिक का मतलब क्या हुआ, इनसाइड द ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ, सॉरी इनसाइड ओरिजिन, तो मतलब क्या हुआ इसका, ओरिजिन कहाँ पे है, धरती के अंदर, तो इसलिए कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, जहाँ से निकला वो, इसको कहेंगे एंडोजेनिक फोर्स। तो इसलिए कहाँ से निकला फोर्स, एंडोजेनिक, यानी कि धरती के अंदर, तो अंदर से ओरिजिनेट हुआ। ऐसे ही एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक मतलब बाहर से जो पैदा हुआ उसको क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक। इसीलिए ये नाम बने एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, ऐसे आप इस नामों को याद भी रख सकते हो। A volcano is a vent opening of the earth crust through which molten material erupts suddenly। होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो है ये
छोटी छोटी प्लेट्स में टूटी हुई हैं। इससे क्या होगा, हो सकता है बीच में कहीं पे होल हो, बहुत गहरा जो नीचे तक जाता हो। तो होगा क्या, जो ये माग्मा होता है हमारा, ये कई बार क्या होता है इन होल्स में से निकल जाता है अचानक से। जब जैसे पानी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक हमने किया था ना कि हमने एक ये लिया था और उसको आग के नीचे रख दिया था। तो अगर समझ लो आप इसके ऊपर एक प्लेट रख देते हो आपकी मम्मा और इसको पूरा भर देती हैं पानी से, तो अचानक से जब इसके अंदर वो होगा, यहाँ पे समझो छोटे छोटे होल हैं, होगा क्या, जब आग जलेगी तो ये बहुत तेज़ी से ये पानी बहाने लगेगा और क्या बोलते हैं इस छेदों में से निकलने लग जाएगा। होता है ना ऐसा, जैसे कि कुकर में होता है, वैसे ही ये अचानक से जब मैग्मा बाहर आने लगता है तो उसको हम कहते हैं वोल्केनो इरप्शन। तो वोल्केनो क्या होता है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसमें से अचानक से बाहर आ सकता है मैग्मा, ऐसी ओपनिंग होती है। तो वोल्केनो की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी आसानी से। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव इन द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। सडनली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो होता क्या है, अचानक से जब सरफेस की हमारे सरफेस जो है, ये प्लेट्स जो हैं, ये जब मूव करने लगती हैं थोड़ा थोड़ा अचानक से, तो होता क्या है हमारी, जैसे मैंने बताया कि आप ट्रेन में होते हो तो अचानक से सडन मूवमेंट, अचानक से स्पीड तेज या धीरे हो जाती है, तो होता क्या है अचानक से चलने लगे तो हम झटका खा जाते हैं। तो हम तो इतनी छोटी सी ट्रेन में बैठे तब भी हमें झटका खा जाते हैं। तो सोचो और तो कितनी भारी कितनी बड़ी है, तो उसको हल्का सा भी झटका लगेगा, बिल्कुल पॉइंट सा भी झटका लगेगा तो उसको महसूस होगा, क्योंकि इतना भारी भारी सामान है उसके ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी मारते हैं तो उसको वो झटका महसूस होने लगता है। द surface in the crust when the place in the crust where the movement start is called focus। तो जहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है मूवमेंट, जहाँ से अचानक से प्लेट हिलना शुरू होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट, यानी कि जो मेन पॉइंट है। तो फोकस पॉइंट क्या होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, और फोकस पॉइंट से जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं वो हमें कम महसूस होता है। जैसे कि अगर धमाका यहाँ होगा तो आपको दूर जब जाओगे तो धमाका धीरे सुनाई देगा, इसी तरह अगर यहाँ पे धीरे से मूवमेंट होगी तो आपको मतलब यहाँ पे ज़्यादा पता लगेगा, और वहाँ दूर जाओगे तो वैसे वैसे धीरे पता लगेगा। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, जब आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ज़्यादा तेज, यहाँ पे खड़े हो सरफेस पे, तो आपको अगर जहाँ से ओरिजिनेट हो फोकस पे खड़े रहोगे तो आपको ज़्यादा तेज़ झटका लगेगा और वहाँ पे ज़्यादा तबाही होगी, और जैसे जैसे दूर जाता रहेंगे उससे वैसे वैसे कम तबाही होगी। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल, एक टब है, ठीक है, एक बार फिर से लेते हैं इसे। हाँ, तो एक टब है, ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारा पानी भरा हुआ है, पानी है। होता क्या है, अगर हम आपको यहाँ पे पत्थर फेंकोगे या हल्का सा मूवमेंट करोगे तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ, जैसे यहाँ पे मूवमेंट करा तो होगा क्या, यहाँ पे वेव ऐसे ऐसे भेद किया और जैसे दूर जाता है ये ऐसे ऐसे हो जाती है। तो उसी तरह ये भी होता है, झटका जो यहाँ पे लगता है वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से महसूस होता है, पर धीरे 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 कम हो जाता है। इसी तरह से ये भी फ्लो होते हैं। तो अब देखो बच्चों, फोकस के बिल्कुल सामने, जैसे फोकस तो ज़मीन के अंदर है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मेन पॉइंट पे जहाँ से हो रहा है, तो अब उसके ही ऊपर सीध में, जब हम उस फोकस की सीध में जब ऊपर की तरफ आते हैं हम धरती पे, तो उस धरती वाले पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। तो द प्लेस ऑन द सरफेस अबोव द फोकस, यानी कि सरफेस के ऊपर, जहाँ पे सीधा फोकस से ऊपर जाते हुए अर्थ के ऊपर प्लेस जो होता है उसको कहते हैं एपिसेंटर। Vibration travel outward from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closer to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center। होता क्या है बच्चों, तो वही बात जो मैंने बोली कि जैसे दूर जाते रहेंगे सेंटर से, फोकस से, वैसे वैसे हमारा धीरे वो होगा, पता चलेगा। यही एक्टिविटी है वाइब्रेशन की जो मैंने अभी आपको बताई। तो अभी क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इसको करोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो ऑल थ्रो अर्थक्वेक कांट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। तो होता क्या है बच्चों कि अर्थक्वेक को हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से कि कहाँ पे आएगा, कहीं पे भी सडन मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो होता क्या है बच्चों, हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे होता आया है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम डाटा देख लेते हैं कि यहाँ हुआ है,
उसको देख के पता लगा देते हैं। और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर हाँ हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी रख सकते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उससे सेव हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द ponds get agitated, snake come to the surface। होता क्या है बच्चों, जब अर्थक्वेक आता है तो लोकल पीपल द्वारा ये थोड़ी संभावनाएं बनाई जाती हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं। तो जब अर्थक्वेक आता है तो होता क्या है, कई बार एनिमल्स जो होते हैं बहुत अजीब सा बिहेवियर करने लगते हैं। सडन फिशेज जो होती है पॉन्ड में अजीब अजीब से हरकतें करने लगती है, बाहर निकलने लगती हैं, बहुत तेज़ी से जंप करने लगती है। और स्नेक क्या होते हैं, अपने होड़ से बाहर आ जाते हैं अचानक से। तो जो ऐसी ऐसी एक्टिविटी जब देखने को मिलती है तो लोग समझ जाते हैं शायद कुछ गलत होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस तरह से थोड़ी मात्रा में हम संभावनाएं निकाल सकते हैं, पर हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो एक पिक्चर है, डिस्ट्रक्शन हुई है, कितनी ज़्यादा तबाही हुई है इसकी अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक हिट्स भुज, भुज को जब अर्थक्वेक ने हिट किया था उस टाइम का बताया हुआ है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था स्कूल्स में, और सिटीज़ में भी फायर देखने को मिली थी। जब ऐसे डिस्ट्रक्शन होते हैं तो जो बिल्डिंग्स में लगे होते हैं पावर पॉइंट्स, उसमें अचानक से प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आग वाग लग जाती है। इसी तरह के काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं। तो हमारा एक मशीन होता है जो कि अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को नाप सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ। तो इससे होता क्या है, ये मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ, जो कि मैग्नीट्यूड को डिज़ाइन बताती है कि कितना मैग्नीट्यूड है। रिचर स्केल, जो कि रिचर स्केल हमारा मेज़र करता है कि कितना ज़्यादा है उसका क्वांटिटी, मतलब कितने ज़्यादा प्रभावशाली है वो जो अर्थक्वेक आया है। 2.0 और लेस देन बी फेल्ट ओनली अ लिटल। तो हमारा 2.0 से जब कम होता है तो हम कहते हैं वो बहुत कम मात्रा में आया है। और अर्थक्वेक अबव 5.0 कैन बी कंसिडर डैमेज फॉर थिंग्स फॉलिंग। तो हमारा क्या हो सकता है, 5.0 से अगर बड़ा होता है तो वो अर्थक्वेक डैमेज क्रिएट कर सकता है। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारा जो 6.0 या उससे ज़्यादा का अर्थक्वेक होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। और 7.0 से तो जो ज़्यादा होगा वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस, हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से, जो हमने बोला कि प्रिपेयर करेंगे तभी हम बच सकते हैं उससे। तो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, कहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए। तो बच्चों हमें कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, बहुत सेफ रूप पे, अंडर द किचन, जैसे कि बहुत सेफ, जो गिरने की संभावना इसको कम होती है, टेबल डेस्क ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनके नीचे हम छुप सकते हैं। या फिर कॉर्नर ऑफ द वॉल्स, हमें वॉल्स के सिर्फ कॉर्नर्स में, इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल, तो हम कॉर्नर्स में वॉल्स के जा सकते हैं। और स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एरिया अराउंड चिमनी और विंडोज़ ऐसी ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी टूट सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेम्बर एंड फेस एनी डिसास्टर कॉन्फिडेंटली। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी डिज़ास्टर को अच्छे से फेस करना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए सब लोगों के अंदर कि आप लोगों भी ऐसे बच सकते हो। तो अब बच्चों हम मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में समझते हैं, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं हमारे। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली फॉर्म अवे बाय टू प्रोसेसेस। तो होता कैसे बनता है हमारा लैंड फॉर्म। तो हम ये लैंडस्केप कैसे बनता है वो हम देखने जा रहे हैं। एक होता है वेदरिंग एंड एक होता है इरोजन। तो हम वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। होता क्या है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जब हमारे ब्रेक डाउन होते हैं माउंटेन्स के या रॉक्स के, तो उसको हम कहते हैं वेदरिंग। और क्या बोलते हैं, इरोजन क्या होता है, जब ये जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं विंड या इन सब चीज़ों के द्वारा, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उसके द्वारा ले जाते हैं, तो उसे इरोजन कहते हैं। तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं ढंग से। हाँ, तो विदरिंग का मतलब होता है द ब्रेकिंग डाउन और
डिजॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो मैंने आपको बताया, तो ये डेफिनेशन भी आप ले सकते हैं। इरोजन क्या होता है? वंस अ रॉक हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, जब एक रॉक टूट जाती है, एक प्रोसेस होता है जिसको इरोजन कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर देती है हमारी छोटे छोटे टुकड़ों को, कैसे, एक जगह से दूसरी जगह, कैसे, रॉक से, सॉल्ट से, प्लांट या एनिमल या ऐसी ऐसी चीज़ों से, क्योंकि कई बार क्या होता है एनिमल्स के उस पर फेदर्स पे लग जाता है ये टुकड़े, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ऐसे बीच में पहुंचते जैसे, तो हाँ, तो ऐसे ऐसे तरीके से पहुंच जाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हवा से, पानी से, इस तरह से पहुंच जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो द इरोज्ड मटेरियल is carried away or transferred by air, wind, etc. etc. तो इस तरह से हमारे इस सब चीज़ों से, विंड और वाटर एल्सेट्रा चीज़ों से हमारे ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, एक जगह पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट यानी वहाँ पे रुक जाते हैं, जैसे थम जाना, जैसे कि हम पानी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, उसकी तो टुकड़े ऊपर आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसी तरह वो भी डिपॉजिट हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं हमारे डिफरेंट तरीक़ों से, ये इरोजन और डिपोजिशन। There are thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela in the South America. The other waterfall is Nilgiri Falls, located on the border between Canada and USA in the North America, and Victoria Falls on the border of the Zambia and जिम्बाब्वे इन द अफ्रीका। तो इस तरह के जो 3 वाटरफॉल तुमने बताए, हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में जाना, एंजल, है ना। तो इस तरह के वाटरफॉल्स के बारे में जाना कि वाटरफॉल कहाँ कहाँ पे है। कितने बड़े बड़े वाटरफॉल्स होते हैं, देखो कितने खूबसूरत होते हैं ना वाटरफॉल। वर्क ऑन द रिवर, तो हम थोड़ा रिवर पे बात करते हैं कि हमारे लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में रिवर का क्या रोल होता है। द रनिंग वाटर इन द river erodes the landscape when the river tumbles at the slip angel over very hard rock or down a step valley side it is noted waterfall। होता क्या है बच्चों, जब स्टेप वैली में से जब ये गिरती है, जब स्टेप वाले बहुत स्टेप होंगे, हमारा तो स्टेप ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट जब खाई वाली चीज़ें आ जाती है अचानक से, तो ये जो वाटर इतना तेज़ी से आ रहा होता है पहाड़ों पर से, नदियाँ इतनी तेज़ी से आ रही होती हैं, तो होता क्या है जब ये स्टेप्स पे से गिरता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, स्टेप्स पे से जब गिरता है इस खाइयों में से, तो होता क्या है, इस वैलियों में से गिरता है, तो होता क्या है, ये बहुत सुंदर झरनों की शेप ले लेता है, इसी को वाटरफॉल कहते हैं। व्हेन द रिवर टम्बल एट स्लिप एंजल ओवर वेरी हार्ड, बहुत तेज़ी से जब गिरती है रॉक्स और डाउन, रॉक्स में से बहुत तेज़ी से डाउन स्लिप वैली में से जब गिरती है, तो इसको हम वाटरफॉल कहते हैं। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders। तो होता क्या है बच्चों, जब ये वैली में से, जब सतह पे, जब बात ये ऊपर से गिरी, ठीक है, अब सतह पे जब ये पानी, ये रिवर्स जब फ्लो करने लगती हैं, जैसे पहाड़ों पे से गिरती है, तो वो मतलब स्लिप स्लोप हाई होती है उसकी, तो जब वो नीचे गिरती है तो बिल्कुल सतह पे जब बहने लगती है, तो वो अपने हिसाब से जहाँ पे रास्ता मिलता है उस हिसाब से कर्व शेप्स लेने लगती है, तो इसको कहते हैं मेंडर्स। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the meanders, the end of the meanders loops comes closer and closer। होता क्या है बच्चों, अब नदी इतना सारा मतलब ऊपर से लेके आई है, तो पहाड़ पर से टूटे होगी, इतनी भारी तरह से गिरी होगी, तो इतने सारी चीज़ों को तोड़ते हुए लेके आई होगी, राइट। तो इतनी सारी पहाड़ों को, इतनी सारी चीज़ों को तोड़ते हुए अपने साथ लेके आई होगी। होता क्या है, जैसे नदी अभी यहाँ से फ्लो करना शुरू किया, नदी ने आया पहाड़ यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा थोड़ा सा डिपोजिशन कर दिया, हल्का सा इधर जाएगी तो थोड़ा सा डिपोजिशन करती हुई जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा दिखा कि भाई अब थोड़ा सा जगह थोड़ी वैसी आ गई, तो टकराने वाली जगह आ गई, तो वहाँ पर डिपोजिशन थोड़ा होने लगेगा। जब नदी स्लो हो रही है धीरे धीरे, तो डिपोजिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको जब यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, डिपोजिशन हो रहा है यानी चीज़ें यहाँ पे रुक रही हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा कम जगह मिलने लगेगी धीरे धीरे, ऐसे करते करते, तो यहाँ पे फ्लो लग जाएगी, ऐसे ऐसे कर करके डिपोजिशन होता रहेगा। और ये जब ये डिपोजिशन ज़्यादा, जब जैसे जैसे नदी दूर जाती रहती है,
और लो स्लोप वाले एरिया में जाती रहती है, यानी कि जहाँ पे ऊंचाई कम है, तो मतलब ऊपर से नहीं गिर रही है, सीधा स्लोप वाली जगह पे गिर रही है, तो मतलब स्लोप कम है जहाँ की, मतलब जो सतह स्मूथ वाली सतह होती है उस पर से गिरने लगती है, तो उसकी क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, जैसे पानी ऊपर से गिरा हो और फिर धीरे 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 जब ज़मीन पे आता है तो धीरे धीरे बहने लगता है। तो वैसे ही जब धीरे होगा, तो वैसे ही जब हम बच्चों क्या होता है, जब हम बाल्टी में पानी लेते हैं और तेज़ी से हिला देते हैं, तो होता क्या है, मिट्टी जो होती है बिल्कुल ही उसमें वो हो जाती है, गायब हो जाती है। पर उसको शांत कर दो तो वो उसमें मिट्टी बैठ जाती है। उसी तरह जब ये सतह पे आता है तो मिट्टी बैठती जाएगी धीरे धीरे, और भी ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी बैठने लगेगी। तो होता क्या है, ये जब इतनी ज़्यादा मिट्टी बैठने लगेगी तो होता क्या है, बीच में क्या होता है, ये इतनी ज़्यादा बैठ जाती है कि एक पोर्शन ही कट हो जाता है पानी का इस पूरे नदी के भाग से। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मिंडर्स, द एंड ऑफ द मिंडर्स लूप्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, बहुत पास आते जाते, पास आ जाती है, मिट्टी का जो जमती जाती है वो बहुत पास बड़े बड़े लूप बनने लगते हैं। जो ये बना हुआ है मिट्टी का ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्राउन कलर का बना हुआ है, तो और पास बड़ा बड़ा होता जा रहा है, आपको दिख रहा है closer and closer. In due course of time, the Mindus loops cut off from the main river and form a cut off lake. तो ये क्या बना देते हैं, जब ये ऐसे क्लोजर क्लोजर आते जाते हैं तो ये स्लोप मतलब इसके कर्व बहुत तेज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये नदी में से हट जाता है। ये वाला भाग देख रहे हो ऑक्स, तो ये वाला भाग देख रहे हो जो कट हो गया है नदी में से, तो इसको क्या कहते हैं, कट ऑफ लेक कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्स बॉक्स लेक। इसको क्या कहते हैं, ऑक्स बॉक्स लेक या फिर कट ऑफ लेक। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फ्लोडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। कई बार क्या होता है, ये जो इतना तेज़ी से बह रही होती है कि कई बार ये एरिया को डुबाती हुई चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, फ्लडिंग कहते हैं। नेबरिंग एरिया को पूरे को डुबाती हुई चली जाती है। एज इज फ्लड्स इज डिपोजिट लेयर ऑन द फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक। होता क्या है, ये रास्ते में जब ये ऐसे फ्लड बह रहा है, तो अभी जब ज़्यादा एरिया में पानी फैल जाता है तो उसका डिपोजिशन आसान हो जाता है, यानी बैठना आसान हो जाता है। तो ये क्या करता है, अपने साथ जो भी मटेरियल लेके आता है वो उसको डिपॉजिट कर देता है, और इसको क्या कहते हैं, जो मटेरियल लेके आते हैं उसको सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक पे, अब तो जो इसका किनारे होते हैं उस पर डिपॉजिट कर लेता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टिलाइज लैंड प्लेन। तो क्या करता है, ये बहुत बड़े एरिया में फैल गया पानी, जब फ्लड आता है तो क्या होता है, डिपॉजिट कर देता है, और ये बहुत बड़ा लंबा सा एक फ्लड प्लेन बनाता है, जो फ्लड प्लेन से नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत बड़ी जगह पे हमारा जो सेडिमेंट है वो डिपॉजिट हो चुका होता है, बैठ चुका होता है। इससे क्या होता है, बहुत बड़े एरिया में बहुत, क्योंकि जो लाया हुआ सामान है, जो नदियाँ लाती हैं पहाड़ों पे से तोड़ तोड़ के डिपॉजिट, वो मटेरियल जो लेके आती है सेडिमेंट, वो इतना ज़्यादा फर्टाइल होता है, उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। जब ये लैंड पे ऐसे बिखर जाते हैं और लैंड पे पूरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये मिट्टी जो होती है बहुत फर्टाइल होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह पौधे किए जाते हैं, और मतलब बहुत अच्छे से प्लांटेशन की जा सकती है, क्योंकि फर्टाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पहले से मौजूद है। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे लैंड को फ्लड प्लेन। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स। और जो ये थोड़ा, क्योंकि जमी हुई है मिट्टी और ये थोड़ा बाकी जगहों से ऊपर उठ जाता है वो एरिया, तो इसको कहते हैं लेव्स। तो एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे ही ये सी के पास पहुँच जाती है, इसकी स्पीड और धीरे धीरे होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। रिवर बिगेन टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। होता क्या है बच्चों, जब पानी बहुत धीरे हो जाता है तो उसको जहाँ से जगह मिलेगी वो धीरे धीरे, मतलब जब आप बहुत तेज़ी से आ रहे हो, समझो बहुत तेज़ दौड़ते आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, जो सामने आता जाएगा वो भाई उसका तो हालत बुरी हो जाएगी, और वो सामने गिरता जाएगा और उसको हटना ही पड़ेगा। आप नहीं हटोगे जब तेज़ी से आ रहे हो, तो उसको हटना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। तो अगर पर धीरे धीरे ऐसे स्पीड धीरे होती जाएगी, धीरे होती जाएगी, तो आपको जहाँ से जगह मिलेगी वहाँ से निकलोगे, आप सीधे स्पीड में नहीं आ रहे होगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब नदियाँ की स्पीड कम होती जाती है, तो उसको जहाँ से जगह मिलती है वो टूटती टूटती छोटी छोटी भागों में बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। छोटी छोटी जो भागों में, देखो यहाँ पे छोटी छोटी भागों में टूट गई है नदी, और क्या होता है, हाँ, द रिवर बिकम्स
सो स्लो दैट इट बिगेन टू डिपॉजिट लोड। तो जो भी लोड लेके आई है और भी ज़्यादा जो भी छोटे छोटे टुकड़े भी होंगे वो भी डिपॉजिट करना शुरू कर देती है अपने किनारों पे। ईच डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म इट्स ओन माउथ। ये छोटा सा एक माउथ बनाती है हर डिस्ट्रीब्यूटर। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक निकलने का मुंह जहाँ से निकल रहा है ये, जहाँ नदी में मिलेगा, तो ये एक अपना मुंह बनाती है, मुहाना माउथ बनाती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ इज कॉल्ड डेल्टा। जितने भी माउथ में से जितना भी सेडिमेंट आया है वो सबको हम कहते हैं डेल्टास। ठीक है, पूरा सेडिमेंट मिलाकर। वर्क ऑफ द सी वेव्स। अब हम देखेंगे कि सी वेव्स की क्या भूमिका होती है लैंडफॉर्म के क्रिएशन में। तो हम देखते हैं, द इरोजन डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टाइल लैंडफॉर्म। तो होता क्या है, ये हमारा इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस हमारा सी वेव्स में भी होता है, जो कि कोस्टाइल लैंडफॉर्म्स को ऊपर मतलब ऐसे कि ज़मीन से मतलब लहरें लेके आ रही है कुछ एक जगह से और दूसरी जगह डिपॉजिट कर रही है, तो ऐसे ऐसे डिपॉजिट होते 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 पहाड़ जैसा बनता जाता है और इस तरह से लैंडफॉर्म्स क्रिएशन होती है। पहाड़ से बन रहा है और जगह बन रही है, तो ऐसे लैंडफॉर्म क्रिएशन होती है। एक जगह से लेके आई एक बार बार एक जगह पे पटक रही है, तो इससे क्या होगा, हमारा लैंडफॉर्म बनते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उन पर क्या कहते हैं, सी वेव्स बहुत स्ट्राइक करने लगती है, बार बार आके इसको इसी को मारने लगती हैं। तो होता क्या है, क्रैक्स डेवलप। तो अब इतनी भारी वेव्स, इतनी बहुत तेज से वेव है तो कोई भी बह जाता है, तो पत्थर क्या चीज़ है, तो पत्थर को भी ऐसे जब वेव बार बार मारती रहती है तो होता क्या है, इसमें क्रैक्स हो जाते हैं। क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्ज एंड वाइडर। तो ये बड़े और चौड़े और क्या बोलते हैं, बड़े होते जाते हैं जो होल्स होते हैं टाइम के साथ। दस होल्स लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। तो ये जो केव्स की तरह होल बनने लग जाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, सी केव्स। देखो यहाँ पे सी केव दिखाई हुई है, ऐसे छोटे छोटे मतलब सिर्फ रूफ रह जाएगा और ये सी केव बन जाएगा। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, दीज फॉर्म सी ऑर्चिज। तो ये क्या, जो केव्स बन गई छोटी छोटी, यहाँ सी सॉरी यहाँ पे केव है जो देखो, ये छोटे छोटे वो बन गए जहाँ से पूरा मतलब आर पार तो नहीं हो सकते बट हाँ केव है, जगह है वहाँ पे। और पर जैसे जैसे ये ऐसे होते जाते हैं मरते जाते हैं, ऐसे टाइम के साथ क्या होता है, ये पूरा ही होल जैसा बन जाता है और सिर्फ इसकी छत रह जाती है। ये देखो सिर्फ इसकी छत रह गई है और ये पूरा ये खाली हो जाएगा। तो इसी तरह ये क्या आता है हमारा सी अर्चिस। तो ये सी अर्चिस कहते हैं। जब मतलब केव रहेगी, जब केव होती है तो वो हमारा केव कहलाएगी, और जब बिल्कुल ही खाली हो जाएगा बीच से, हम एक पहाड़ से एक इधर से दूसरी तरफ जा सकते हैं पहाड़ के उस तो हम उसको क्या कहते हैं, सी अर्चिस। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली द वॉल्स आर लेफ्ट। कभी बार क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे होते होते ये क्या करती है, पूरी रूफ को ही खाली कर देती है, तो इसको इस पार्ट को ही खाली कर देगी। तो ये दो पत्थर बन जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, स्टैक। और यही सेम प्रोसेस इन पत्थरों के साथ भी होगा। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ हो गया ये वाला। हाँ, द स्टेप रॉक्स कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। तो ऐसे ही ये जो स्टेप रॉक्स हैं, एक मिनट, हाँ ये जो स्टेप रॉक्स हैं ऐसे ही फॉर्म होती जाती है कोस्टल लैंड में वर्टिकली ऊपर की तरफ हैं, और इसको कहते हैं सी क्लिफ्स। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्म ब्रिचेस। तो ये क्या होता है, ये जो लास्ट का शोर होता है उस पर क्या करते हैं, ये ऐसे डिपॉजिट करता जाता है नदी। तो इससे क्या होता है, ये वर्टिकली ऐसे फैलता जाएगा वर्टिकली मतलब लंबाई में ऐसे ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसको दिखा, तो इसने यहाँ पे डिपॉजिट करने लग गया। तो यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट होते जब यहाँ पे नदी रुकने लगेगी, जब ये ऊंचा हो जाएगा तो यहाँ पे रुकने लगेगी, तो ऐसे ये लंबा होता जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा बीच बन जाता है। बीच का फॉर्मेशन होती है, जहाँ बीच में जाते हैं ना मज़े करते लोग। तो अब पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस। अब आइस कैसे मदद करती है हमारे लैंडफॉर्म क्रिएशन में। तो होता क्या है बच्चों, ग्लेशियर एंड रिवर्स ऑफ आइस विच डू इरोज द लैंडस्केप बाय bulldozing soil and stones to expose the soil rocks below। होता क्या है बच्चों, जब ये इतने भारी भारी बर्फ़ के जो ठेले होते हैं, जब बर्फीले इलाकों में जब ये बहते हैं और मतलब फ्लो होते हैं, तो होता क्या है,
इसके नीचे की जो मिट्टी होती है इसको साथ में लेके रॉक्स को, इन सब चीज़ों को लेके ये जाते रहते हैं। ग्लेशियर केव्स आउट डीप होल्स देयर। तो ये क्या कहते हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होल्स बना देते हैं मिट्टी के अंदर। As the ice melt, they get filled up with the water and become beautiful lakes। तो जब ये होज बन गए हैं तो ये जब बर्फ़ जो उसके अंदर है वो पिघलेगी तो क्या होगा, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेक बनती हैं। In the mountains, in mountains में the material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and slides get deposited. These deposition form glacier marines। तो ये क्या करते हैं, जब ये जो ये ग्लेशियर्स हैं, जब ये जो मिट्टी वगैरह लेके आते हैं, जब इसको डिपॉजिट करते हैं तो ये जो जीवन का संभावना वाली एरिया को कन्वर्ट करते हैं डिपॉजिशन से, जहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। मरीन सिस्टम का भी ग्लेशियर मरीन सिस्टम पूरा बना देते हैं, जिसके जहाँ पे पौधे वौधे भी उग सकते हैं और जीवन की संभावना भी हो सकती है। तो ऐसी जगहों का निर्माण करते हैं। हाँ, तो अब हमारा रह गया विंड। विंड कैसे मदद करती है अब? तो आपने रेगिस्तान देखे हैं बच्चों? तो रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत टीले होते हैं रेत के बड़े बड़े। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्स। अगर आपने नहीं गए हैं तो पिक्स कलेक्ट करो। एज एक्टिव एजेंट्स ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डिजर्ट इज विंड। तो होता क्या है, इरोजन डिपोजिशन यहाँ पे विंड की वजह से होता है। विंड बहती है, रेत को उठा के एक जगह से दूसरी जगह टीले बनाती रहती है। तो इस तरह से हमारा होता रहता है काम। An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. In desert, you can see rock in the shape of the mushroom. Mushroom के शेप में आप rocks को देख सकते हैं। Commonly called mushroom rocks. Winds erodes the lower section of the। ये क्या करती है, विंड क्या करती है, इसके लोअर सेक्शन को बहुत भारी मात्रा में विंड मारती रहती है बड़े बड़े पत्थरों के। तो ये क्या होता है, ये बड़ा सा पत्थर है तो यहाँ पे मारती रहेगी विंड बहती रहेगी। तो ये होता क्या है, ये बाहर की जो एरिया होता है इसको मतलब इरोज कर देती है, यानी इसको तोड़ तोड़ के ले जाती है और सिर्फ ऊपर की छत रह जाती है। तो ये एक मशरूम जैसी शेप बन जाती है बच्चों। तो इसीलिए इसको कहते हैं मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोज द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर। तो ये क्या करती है, नीचे वाले पोर्शन को ज़्यादा इरोज करती है ऊपर वाले पोर्शन के रॉक्स के। Therefore, such rocks have narrow base and wider top। तो इस बेस का क्या होता है, नीचे वाला भाग पतला और ऊपर वाला भाग मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। When this wind blow, it lifts the transport and sand from one place to another। इस क्या करती है, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है विंड जब फ्लो करती है। When it stop below, the sand falls and get deposited in the lower hills। होता क्या है, जब ये विंड दूर तक जाती है और क्या होता है, जब यहाँ रुक जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है, तो ये जो सैंड लेके आती है वो दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देती है। स्टॉप ब्लोइंग फॉल्स, हाँ ठीक है। लाइक तो ये क्या बनाती है, हिल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि हम गेहूँ गिराते रहेंगे एक जगह पे मिट्टी गिराते रहेंगे वो हिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, सैंड ड्यून्स स्ट्रक्चर्स को। When these grains of sand are very fine and little, this wind can carry it over very large distance। जब सोचो विंड के पार्टिकल जो होंगे छोटे होंगे, जो ये रेत के पार्टिकल छोटे होंगे, तो ये विंड क्या करेगी, दूर तक ले जा सकेगी इसको। तो ये बहुत दूर दूर ले जाती है इसको। When such sand is deposited in the large area, तो क्या होगा, फैल जाएगी, बहुत दूर तक एरिया में जाएगी, बहुत बड़े एरिया को कवर करेगी। इसको क्या कहते हैं, लुइस। तो इसको क्या कहते हैं, जब ये एरिया बहुत बड़े एरिया में रेत फैल जाती है तो इसको लुइस कहते हैं। तो लार्ज डिपोजिशन ऑफ लुइस इज फाउंड इन चाइना। चाइना में बहुत ज़्यादा ये लार्ज लुइस का बहुत, इसका मतलब चाइना में जो चाइना तक रेत जो जा रही है वो बहुत ज़्यादा चाइना छोटे छोटे कण वाली जा रही है और वो बहुत लंबे लंबे एरिया में डिपॉजिट होती है। तो लुइस फॉर्म होते हैं यहाँ पे और ज़्यादातर सैंड ड्यून्स भी फॉर्म होते हैं। तो दो तरह के हमने देख लिए। तो बच्चों ये बाकी क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो और अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हो। सो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।